प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आदर्श एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के वीडियो के पार्ट 3 में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, जो इस चैप्टर के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं और हर वर्ष इस प्रश्न को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं उन सभी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधों जितने भी होते हैं इन सभी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। तो याद रखेंगे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे उन सभी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो कुछ पौधों जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं वे मृतजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। जैसे आपको बता दें कि गोबर छत्ता ये एक प्रकार का मृतजीवी है और अमरबेल का पौधा ये एक प्रकार के परजीवी हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो है सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना संभव है। दूसरा है पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चौथा है H2O अर्थात जल एवं खनिज लवण। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तमाम पदार्थों से मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। आइए हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आइए आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस मूलभूत अभिक्रिया से पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जो होती है इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहती है, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है, जिसमें क्लोरोफिल भी और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं पौधे। आपको याद रहे कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशिकीय रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है तो आपको बताना है प्रकाशिकीय रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा अगर बात करें हम तो प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तीसरा बात याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बना हुआ भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है वो भोजन के रूप में पौधों में किस रूप में रहते हैं, ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद जिसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं वो ऑक्सीजन के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है, ऑक्सीजन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है, रात में नहीं होती। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होती है वो क्रिया सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहना संभव है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो आदि से अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है और हरित लवक जो होते हैं इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। आप देखते हैं जो पेड़ की पत्तियां होती है, पौधे की जो पत्तियां होती है, उस पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं। वो जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई होते हैं वही स्टोमाटा कहलाता है। तो याद रखेंगे, पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा पाया जाता है। इसी स्टोमाटा के द्वारा पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों का रंग उतना कोई महत्व नहीं रखता है, जबकि उसमें पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए। अगर उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में समर्थ होंगे। पर जरूरी नहीं कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा हो तभी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। केवल उसमें क्या चाहिए? पत्तियों में क्लोरोफिल अगर पाया जा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। और क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं उसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में, ये याद रखेंगे। पहला चरण होता है प्रकाशिकीय अभिक्रिया, दूसरा चरण होता है अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो संपूर्ण होती है वो 2 चरण में होती है। पहला प्रकाशिकीय अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वो है अमीबा। ठीक है दोस्तों, ये है अमीबा। जो आपको यहाँ पे चित्र दिखने के लिए मिल रहा होगा, ये है अमीबा। इस अमीबा का क्या गुण है, इसका क्या कार्य है, ये किस प्रकार का जीव है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक कैसा है? सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक मृदु जलीय और एक कोशिकीय और यह अनिश्चित आकार का प्राणी है। ये कैसा प्राणी है? मृदु जलीय भी है और एक कोशिकीय भी है और निश्चित आकार होता है। अर्थात कि इसमें एक ही कोशिका का बना होता है। ये जो अमीबा होता है ये एक ही कोशिकाओं के द्वारा बना होता है और साथ ही इसके आकार कोई निश्चित नहीं होती है, ये अनिश्चित आकार की होती है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। अगर बात करें कोशिका अमीबा का जो आकार बदलता है वो किसके कारण? इसके कुटपाद बनता है या बिगड़ता है तो उस समय इसके आकार बदल जाते हैं। आगे बात करें तो कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण कर पाता है। ये अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं? अपने कुटपादों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा भोजन शैवाल वालों के छोटे छोटे टुकड़े जैसे बैक्टीरिया, डायटम और अन्य छोटे छोटे कोशिकीय जीव जो है वो मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। याद रखेंगे अमीबा का भोजन क्या है? तो अमीबा का भोजन जो है वो याद रखेंगे बैक्टीरिया है, डायटम है और अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव जो है। दूसरा मृत कार्बनिक पदार्थ, ये सभी उनके भोज्य पदार्थ हैं। अमीबा इससे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमीबा में जो भोजन होता है वो अंतर्ग्रहण, पाचन, ये सभी प्रक्रिया बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है और अमीबा में अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि अमीबा जो भोजन करता है उसमें जो अपचा भोजन होता है, जो पचता नहीं है, वैसे भोजन उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ये भोजन करने के लिए भी इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ये किसी भी अपने अंग के द्वारा जहाँ इनका कुटपाद इनके नज़दीक में भोजन आते हैं वहीं अपना कुटपाद फैलाना शुरू कर देता है और वो फैला करके अपना भोजन को ग्रहण कर देता है और अपने शरीर से अपचे भोजन को निष्कासित करने के लिए भी कोई एक विशेष प्रकार का इसमें स्थान नहीं होता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम भी क्या है, ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो है दिख रहा है ये फिगर, ये आपका पैरामीशियम का है। ठीक है दोस्तों, तो ये पैरामीशियम है, ये भी एक प्रकार का प्राणी समभोजी और एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, पैरामीशियम भी एक प्रकार के प्राणी समभोजी एवं एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। ठीक है, याद रखेंगे, अमीबा भी क्या है, अमीबा की तरह ही ये पैरामीशियम भी क्या है, मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। और इसका आकार और निश्चित होता है, इसका भी आकार और निश्चित होता है। इसके शरीर में प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। इसका जो प्रचलन अंगक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये किस रूप से ढका होता है, ये सिलिया से ढका होता है। और पैरामीशियम में भोजन करने के लिए एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, भोजन करने के लिए इसमें एक विशेष अंग होता है और निश्चित स्थान से होता है, जो जिसे क्या कहते हैं, कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। क्या कहते हैं, या साइटोस्टोम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मनुष्य पाचन तंत्र की ओर। हम मनुष्यों में भोजन का जो पाचन होता है वो किस रूप में होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मनुष्य और सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है, मनुष्य हो या उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं, सभी जंतुओं में भोजन को पचने के लिए एक प्रकार का विशेष अंग होता है, जिसे आहार नाल कहा जाता है। और आहार नाल से संबंधित जो पाचन ग्रंथियाँ हैं, वो पाचन की क्रिया मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आहार नाल से संबंध जितनी भी पाचन ग्रंथियां हैं और पाचन क्रिया मिल करके ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आहार नाल यह एक कुंडली रचना है। ठीक है, आहार नाल की रचना कैसी होती है, एक कुंडली की जैसी होती है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक की होती है। और यह मुख गुहा से शुरू होता है और यह मल द्वार तक फैली रहती है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है, मल द्वार तक फैला हुआ रहता है। मुख गुहा जो होता है वो आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा जिसे हम मुंह कहते हैं, ठीक है, मुख कहते, ये मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। इसके ऊपरी और निचले जबड़े में, ठीक है, मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़े में से ये घिरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, निचली जबड़े से घिरा होता है। और मुख गुहा में जीभ और दांत स्थित होते हैं। हमारे मुंह में क्या होते हैं, जीभ और दांत स्थित होते हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ियाँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये याद रखेंगे, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन वो क्या कहलाता है, टाइलिन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, टाइलिन कहलाता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, हम लोग जो भोजन करते हैं, ये भोजन करने के समय ये से ही पाचन होना शुरू हो जाता है। पाचन की क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि जब जो चीज़ें हम भोजन करते हैं, चाहे वो कठोर रूप में हो या तरल रूप में हो, यह भोजन करने के बाद हमारे आहार नल में पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये क्या होता है, पच जाता है। और ये पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, हमारे मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद रखेंगे, जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हमारे मुख के लार में पाया जाता है। और ये टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ। तो आप देखेंगे जो अपना जीभ होता है, उस जीभ पर छोटे छोटे अंकुर की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, स्वाद कलियाँ कहा जाता है। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा हम भोजन के मीठा, खरा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं, इसका आभास हो जाता है कि ये खट्टा चीज़ें हैं या फिर खरा है, कड़वा है, मीठा है। ये किस चीज़ के द्वारा आभास होता है, ये स्वाद कलियाँ के द्वारा ही हमें पता लगता है कि ये भोज्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं ये किस प्रकार का, इसका स्वाद कैसा है। दूसरी बात अगर बात करें, हमारे मुख गुहा में जो दांत उपस्थित होते हैं, वो दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है वो जड़ कहलाता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। और वह भाग जो
मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। और जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग, जड़ और शिखर के बीच वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत के प्रत्येक के भीतर एक मज्जा गुहा स्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जो होते हैं उस दांत के भीतर में क्या होती है, एक मज्जा गुहा अवस्थित होती है जिसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। दांत का अधिकांश भाग जो तैयार करता है वो कौन करता है, डेंटाइन करता है। ठीक है, जिसे हम लोग दंतास्थि भी कहते हैं। और यही वह हड्डी से अधिक कड़ी होती है। हमारा जो दांत होता है वो सभी हड्डियों में से सबसे कड़ा होता है। और सब जिसे हम क्वेश्चन में पूछा जाता है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो आप बताएंगे वो कौन है, दांत की हड्डी, जो पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर एक परत जैसा चढ़ा होता है जिसे इनामेल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे दांत के ऊपर एक कड़ी परत होती है जिसे इनामेल कहते हैं, जो दांतों की सुरक्षा करती है। क्या करती है, दांतों की सुरक्षा करती है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ दांतों का जो ऊपर में परत चढ़ा होता है जिसे हम लोग इनामेल कहते हैं, यही है। तो आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, आप बताएंगे इनामेल। आपका क्या आंसर हो जाएगा, इनामेल। चलिए दोस्तों आगे है कि दांत भोजन को काटने और चबाने के कार्य करते हैं। दांत का क्या कार्य है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि दांत से हम क्या करते हैं, अपने भोजन को काटते हैं और उसे चबाते हैं, यही काम है। और अब बात करें कि एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दांत जो होते हैं हमारे मुख में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतनक जिसे इंसाइजर कहते हैं अंग्रेजी में, दूसरा होता है भेदक जिसे कैनाइन कहते हैं, तीसरा होता है अग्रचवर्णक जिसे प्रीमोलर कहा जाता है, और चौथा होता है चवर्णक जिसे मोलर कहा जाता है। ये 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दांतों में अम्लता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना ही दंत अस्थिक्षय कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दंत अस्थिक्षय क्या है, दांतों का खराब हो जाना, दांतों का सड़ जाना, दांतों का में कीड़ा लग जाना। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसको क्या बताएंगे, दंत अस्थिक्षय कहलाता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, दांत में जब अम्लता का गुण बढ़ जाता है इसी के कारण से यह दांत खराब हो जाता है, और इस खराब होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ठीक है, अब है ग्रासनी। अभी ग्रासनी क्या होता है, ये मुख गुहा का पिछला भाग, ये मुख गुहा का क्या है, पिछला भाग, जिसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा का पिछले भाग को क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। आगे देखेंगे, इसमें 2 छिद्र होते हैं, किसमें, ग्रसनी में। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक को कहते हैं निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है। कहाँ खुलता है, आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है। और दूसरा होता है कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कहाँ होता है, कंठ द्वार कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। और तभी ये बात जब लोग सरक जाते हैं ना खाना खाने के टाइम या पानी पीने के टाइम में, तो हम कहते हैं हमें कोई याद कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। पर बात यहाँ ये होती है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं या भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन के दौरान जो कंठ द्वार की पट्टी होती है वो ढक जाती है, और वो डायरेक्ट जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ये सिस्टम सही से अगर काम नहीं कर पाता है तो उस समय क्या होता है, कंठ द्वार ढक नहीं पाता है जिससे भोजन श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण हमें सरकना आ जाता है, जिसे हम लोग छींक जाते हैं। ग्रास नली में गुहा से लेकर लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुँचता है, और ग्रास नली से होते हुए फिर आमाशय में पहुँचता है, और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। आपको दोस्तों पूछा जाए कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप में कहाँ होता है, तो आप बताएंगे आमाशय में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, आमाशय में होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और आपको अगर यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे हम बात करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।